नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं उपदेश उत्तर मांगे प्रदेश की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा की बी टीम कौन है, ये सवाल बार बार उठता है। एक बार फिर से उठा है ये सवाल। सपा और बसपा के बीच जारी जुबानी जंग के बीच बड़ा हो गया है। सोमवार को अखिलेश यादव ने बसपा को भाजपा की बी टीम बताया था। कहा था कि बसपा के टिकट भाजपा के दफ्तर से ही तय होते हैं और इस पर मायावती ने तीखा पलटवार किया। मायावती ने कहा कि देश और प्रदेश जानता है कि भाजपा की बी टीम के रूप में कौन काम कर रहा है। मायावती ने सपा की मानसिकता पर भी प्रहार किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर भाजपा के साथ कौन है। इसी पर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सपा बसपा में टकराव का बी चैप्टर। अखिलेश आर्मी पर माया का मिली भगत अटैक। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रो में काम कर रही है। वहाँ से स्क्रिप्ट लिखा जाता है और समाजवादी पार्टी के नेता पढ़ते हैं। उनको बताया जाता है कि आप अब तेलंगाना जाइए, अब बंगाल जाइए। तो वो काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं, न कि अपने समाजवादी पार्टी के लिए कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जाति की सियासी जमीन पर वोट संग्राम। मैंने अन्य लोगों को गुमराह करके रखे थे कि हम ही समाजवादी भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगे, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। अखिलेश के टिकट वाले निशाने पर बढ़ा टकराव। उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। मुस्लिम वोट की माया भाजपा से रिश्तों पर आर पार। कि बहुजन समाज पार्टी का जो रास्ता था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, मान्यवर काशीराम जी का, उस रास्ते से बहुजन समाज पार्टी भटक गई। इसलिए अखिलेश जी लगा रहे हैं कि अब अखिलेश जी का अपना जनाधार समाप्त हो चुका है। अब वह केवल बौखलाहट उनको लग रहा है कि अब बसपा ही आ गई है फ्रंट पे, इसलिए वह भाजपा को न टारगेट करके बसपा को ही टारगेट कर रहे हैं। किसका हाथ भाजपा के साथ? टीम है आपकी, दोनों आरोप लगाते हैं बी टीम होने का आपकी। ये बहुत तय करें ना दोनों, ये कभी गठबंधन कर लेते हैं, दोनों मिल जाते हैं, फिर अलग अलग एक दूसरे गालियां देने लगते हैं। उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल बहुत पुराना हो गया, लेकिन आप देखिए जो भाजपा की बी टीम है बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सपा कहती है और ये सपा कहती है कि बसपा के टिकट भाजपा दफ्तर से तय होते हैं। तो जवाब आता है सपा के आरोपों पर कि सपा की मानसिकता जातिवादी है, बसपा अपना रास्ता भटक गई है, ये सपा कहती है। तो जवाब आता है कि कांग्रेस और भाजपा बहुजन विरोधी है, इसलिए समाजवादी पार्टी ही बी टीम भाजपा की है। सपा की मानसिकता घोर जातिवादी है और कांग्रेस और भाजपा बहुजन विरोधी हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक वर्मा जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, मनोज काका जी हैं, प्रवक्ता सपा, रत्नमणि लाल जी हैं, विश्लेषक राजनीतिक, और लालजी प्रसाद निर्मल जी हैं, दलित चिंतक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोज काका जी, ये बताइए कि जो बी टीम, सी टीम, ए टीम, ये चर्चा बड़ी लंबी हो गई है, कंफ्यूजन बड़ा बढ़ता जा रहा है। कौन किसकी बी टीम है उत्तर प्रदेश? नहीं, जो प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की तो बहुत आवश्यकता होती नहीं, लेकिन जो लोग इस मंतव्य का अभिलाषा पाले हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भले बढ़े लेकिन समाजवादी पार्टी कैसे हार जाए। समाजवादी पार्टी जिस बिरादरी के लोगों का, जिस जात के लोगों का या नेता का चयन करेगी, उसके योग्यता के आधार पर बहुजन समाज पार्टी उसी नेता को, उसी बिरादरी के नेता का चयन इसलिए करती है कि समाजवादी पार्टी कैसे हार जाए। जो बहुजन समाज पार्टी, आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सबसे अगर कोई छोटा दल है, सबसे कोई छोटा दल है, अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में संख्या के आधार पर सिर्फ एक मेंबर है बहुजन समाज पार्टी का। अगर विगत आप अगर 10 सालों में देखें, 2012 के बाद से देखें, 12 तक जो पार्टी सरकार में थी, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन जी का दलितों वंचितों को लेकर के जिस उत्तर प्रदेश में 58% अपराध दलितों के खिलाफ, क्या किसी एक धरने में, प्रदर्शन में उनके दुख सुख में शरीक हुई? नहीं हुई, क्योंकि उनकी जो पूरी अभिलाषा है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को कैसे रोका जाए और दलितों और दलितों के नाम पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए। ठीक है, यानी कि भाजपा को बसपा फायदा पहुंचा रही है। आलोक वर्मा जी, कौन है आपकी बी टीम? मैं कुछ मैं खत्म आएंगे, मनोज जी आएंगे। अवधेश जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट। उत्तर प्रदेश का जो सवाल है, आप देख रहे हैं फतेहपुर में क्या हुआ, मेरठ में क्या हुआ। आज उत्तर प्रदेश में मुझे खुशी है कि आपने उठाया और 78,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 दलितों पिछड़ों का हक भारतीय जनता पार्टी खा गई। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी दलित का, पिछड़ा का, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ
किसी भी सरकार में, संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में बिल्कुल नहीं चलती है। दलित ठीक है, को किस तरह से जवाब ले लेते हैं। पिछड़े को कमजोर किया जाए उसका पूरा प्रबंधन बीजेपी कर रही है। आलोक वर्मा जी, प्रबंधन जो आप कर रहे हैं, दलित और पिछड़े समझ तो क्या रहे हैं। बसपा आपकी बी टीम है या फिर मायावती की बात माने? आलोक वर्मा जी सुन पा रहे क्या आप? ठीक, आलोक जी के पास जाएंगे। लालजी प्रसाद जी, ये जो बी टीम वाला पूरा विवाद चल रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कौन किसकी बी टीम है? देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कई बार ये लोग मिलकर के सरकार बनाए, कई बार मिलकर के चुनाव लड़े, और आज अखिलेश यादव जी बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रहे हैं जी। यह नितांत अतर्क संगत, तो तर्क क्या है, सत्य क्या है? उनकी इस मानसिकता को दर्शाता है। सत्य यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों के आधार पर चलती है और समाजवादी पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश से अप्रासंगिक होती जा रही है और बहुजन समाज पार्टी का जो बिखरा हुआ जनाधार है वह समेटना चाहती है, इसलिए लगातार बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने के लिए अखिलेश यादव कभी उनके नेताओं को तोड़ करके अपने साथ ले आते हैं, कभी बीएसपी पर अटैक करते हैं, क्योंकि उनका जो जनाधार था समाजवादी पार्टी का वो समाप्त हो रहा है और ठीक है, जनाधार की लड़ाई आप कर रहे हैं। रत्मणी सर, ये जो तस्वीर बन रही है 2012 से 17 के कार्यकाल इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि सपा ये कह रही है कि बसपा वही कैंडिडेट खड़ी करती है जो जिसकी वजह से हमारा प्रत्याशी हार जाए। वहीं अगर हम बात करें बसपा की, तो बसपा करेगी कांग्रेस और जो सपा है वो ऐसे दल हैं जो बीएसपी के या फिर जो बहुजन आंदोलन है क्रांति उसका नुकसान कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या परिस्थिति देख रहे हैं? ये भी चल रहा है क्या यूपी में? देखिए, अगर आप याद करें तो 1992 से जब सपा और बसपा ने मिलकर सरकार बनाई थी, उस समय यह बिल्कुल स्पष्ट था कि ये दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के इरादे से एक साथ आईं, साथ साथ सरकार चली। लेकिन 1995 की घटना के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को और उनके तमाम बसपा के विधायकों को एक अप्रिय घटना से बचाया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच में तालमेल बढ़ा, जो कि उसके बाद 3-4 बार सरकार बनाने तक चलता रहा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा चारों ही दल अपने अपने, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो दीर्घकालीन हो, राजनीतिक फ़ायदे के लिए एक दूसरे के साथ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से आते रहते हैं। फिर हमने देखा कि 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अकेले ही अपने आप को मजबूत करती चली गई, जबकि सपा और बसपा को अपने आप को मजबूत करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती रही। और आज जब आगामी चुनाव के लिए सभी दल अपने आप को एक कहना चाहिए कि बड़े प्लेयर के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सपा बसपा को दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को कमज़ोर दिखाने के लिए किसी भी आर्गूमेंट का, किसी भी मुद्दे का इस्तेमाल करें, और वही सामने हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि बी टीम चाहे सपा को कह लो चाहे बसपा को कह लो, ए टीम तो भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है ही, इसलिए उनकी फिलहाल बनी हुई है। लेकिन आलोक वर्मा जी, जब आप ए टीम बने हुए हैं तो कौन सी पसंदीदा टीम है? क्योंकि बसपा पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो आपकी बी टीम है और सपा पर अब बसपा ने लगा दिया है कि वो आपकी बी टीम है। तो टीम बी सी लेके चलते क्या आप लोग? उन्हें तय करने दीजिए कि कौन बी है, कौन सी है, कौन डी है। उनके पास यही काम बचा रह गया है।
क्योंकि वो जानते हैं कि लेकिन सत्य आप ज्यादा बता सकते हैं ना, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा कि बसपा के टिकट तो भाजपा कार्यालय से तय होते हैं, तो सत्य बता दिए, ऐसा है क्या? भाई हम तो यही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। बाकी उनको ज्यादा पता होगा तो उनको चिंता करने दीजिए। हम तो चिंता कर रहे हैं कि जिन सीटों में हम पिछली बार हारे थे, जहां हम उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन सीटों को भी हम किस तरीके से जीते। 14 सीटों पे हमारी लगातार तैयारी है। जिन सीटों को हम हारे थे, जो किसी वजह से हमारी नहीं हुई थी, 2024 का जब नतीजा आएगा तो हमारा लक्ष्य 80 की 80 सीटें हैं। और यकीन मानिए जब नतीजा आएगा भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटों पर जीतने जा रही है। ठीक है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या बचा रह गया, नतीजे क्या आते हैं, क्योंकि नतीजे से ही ए, बी और सी तय होता है। वक्त की बहुत ज्यादा कमी, इसलिए माफी चाहेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे रुक करते हैं गैरसैंण का, जहां पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड का बजट पेश कर रहे हैं। 24-25 तक पूर्ण किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 23-24 में 130 करोड़ ऊर्जा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अतः ऊर्जा एफिशिएंसी तथा बजट उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसे बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा सेवा कंपनी कार्य मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। यह क्षमता निर्माण, एनर्जी संविदा तथा सामान्य माप एवं सत्यापन प्रोटोकॉल के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। नए करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह भवन प्रदेश में एक मॉडल भवन होगा जो जीरो एमिशन एवं ऊर्जा की आवश्यकताओं की स्वयं पूर्ति करेगा। अन्य नई मांग पिरूल आधारित परियोजना के अध्ययन एवं विकास हेतु 5 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की नियमावली में संशोधन किया गया है। योजना सौर स्वरोजगार सृजित करने के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। अब सब्सिडी 40% कर दी गई है तथा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लगाने की लागत की दर भी 40,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति किलो। घरेलू व्यावसायिक भवनों में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना प्रस्तावित है। राज्य में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकारी भवनों एवं उद्योगों में ऊर्जा की बचत के लिए ऊर्जा संरक्षण आदान और औद्योगिकी आधारित विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नवाचारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हम परंपरागत ज्ञान के साथ विज्ञान को शानदार संगम करना चाहते हैं। हमारी सरकार ने फरवरी 2023 में आयोजन किया। कल्याण व काश्तकार से जोड़ने की यह एक पहल है। इस आयोजन के अंतर्गत ग्राम चौपाल में देश के शीर्ष वैज्ञानिक संसाधनों के वैज्ञानिकों के साथ राज्य के काश्तकारों को सीधे सीधे संवाद का अवसर मिला। कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन व ड्रोन के उपयोग को विज्ञान और परंपरागत ज्ञान के समन्वय द्वारा काश्तकार भाइयों की आय में वृद्धि करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। ड्रोन आधारित प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण के तत्वाधान में इन संभावनाओं में कार्य किया जा रहा है। साथ ही डाटा नीति व ई वेस्ट नीति के संदर्भ में कार्रवाई गतिमान है। ई गवर्नेंस की पहल को व्यापक सफलता मिल रही है। ई ऑफिस लागू है। अग्रणी उत्तराखंड की कामना है। इस ध्येय में हम अनवरत आगे बढ़ेंगे। आएंगी आंधियां तो लड़ेंगे, हम नित आगे बढ़ेंगे, हम नित आगे बढ़ेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पर्वतीय
प्रदेश के आर्थिक विकास की राह प्रशस्त अपरिहार्य शर्त भूतपूर्व सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की देने के लिए हर स्तर पर कार्य गतिमान है। हमने निर्बाध संचार व संयोजकता के दृष्टिगत नवनिर्माण व अनुरक्षण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान किए हैं। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत क्रैश बैरियर निर्माण में संतृप्ति दी है। राजगम्मा मार्ग में के बुनियादी ढांचों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राज्य सरकार की पहल पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को प्रारंभ किया है। हमारी सरकार के प्रथम बजट भाषण में हमने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में पांवटा साहब से देहरादून तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य से संबंधित पैकेज 1 में माह नवंबर 2022 में अनुबंधित गठित बनवासा से नेपाल के कंचनपुर को संयोजित करने के लिए करने वाले भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन चौड़ीकरण परियोजना का अनुबंध दिनांक 19/10/2022 को गठित किया जा चुका है। कार्य पूर्ण करने की लक्षित अवधि भानेवाला से ऋषिकेश तक 4 लेन चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति प्राप्त है। कार्य की निविदा प्राप्त की जा चुकी है। कार्य पूर्ण करने की लक्षित अवधि 30 माह है। लाल कुआं हल्द्वानी काठगोदाम बाईपास परियोजना के संरक्षण का अंतिमीकरण शहर में यातायात के अत्यधिक दबाव को देखते हुए रुद्रपुर बाईपास के कार्य की निविदा आमंत्रित की गई है, जिसको पूर्ण करने की लक्षित अवधि 24 माह है। जनता ने हमें इस बजट को बनाते समय विभिन्न माध्यमों से पूर्व निर्मित सड़कों का डामरीकरण किए जा इस संबंध में अवगत कराना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है, अभी तो आर्थिक विकास के इंजन को भी गति मिलती है। मुझे अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि मार्गों के डामरीकरण नवीनीकरण हेतु यथोचित संपत्तियों के साथ साथ अनुरक्षण को भी शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की है। इसी क्रम में पूर्व में निर्मित PMGSY सड़कों के अनुरक्षण के लिए हम लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नई मांग PMGSY से बनी सड़कों का पद में वर्तमान वर्ष के प्रावधान रुपए 430 करोड़ 67 लाख की तुलना में लगभग 97% की वृद्धि करते हुए बजट अवगत कराना है कि जी केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि योजना के अंतर्गत जनपद नई टिहरी में गंगा नदी के ऊपर पुनर्निर्मित लक्ष्मण झूला पुल के समीप बजरंग सेतु का निर्माण कार्य संपादित किया जा रहा है। सेतु का निर्माण कार्य जुलाई 23 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राज्य की अति महत्वपूर्ण योजना है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंच सुगम हुई है। सड़क निर्माण से जहां एक और आवागमन की सुगमता हुई है, वहीं दूसरी ओर दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों के स्थानीय उत्पादों को बाजार सुलभ मूल्य प्राप्त होने लगा। मार्गों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों तक अन्य सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं की पहुंच भी आसान हो गई है और तत्काल चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। सड़क योजना 3 स्वीकृतियां प्राप्त कर मार्च 2025
तक मार्गों के सुदृढ़ीकरण कराने का लक्ष्य है। मार्च 2023 के उपरांत अवशेष असंयोजित बसावटों को आगामी वित्तीय वर्ष 23-24 में सड़क संपर्क से संयोजित करते हुए 250 से अधिक आबादी की समस्त पात्र असंयोजित कसरत हैं। PMGSY के अंतर्गत लगभग 935 करोड़ रुपए का व्यय कर 579 किलोमीटर लंबे मार्गों पर निर्माण कार्य पूर्ण 250 से अधिक आबादी की 24 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान हमारी देहरादून में मेट्रो रेल की रूपरेखा तैयार करने की अभी प्रेरणा देती है। इस हेतु आगामी बजट में पूंजीगत मद में 101 रुपए का प्रावधान किया गया है। मल्टी मॉडल का एक रूप है। यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत यमुनोत्री रोपवे परियोजना का निर्माण PPP मोड में विकसित किए जाने हेतु निजी निवेशक का चयन कर अनुबंध हस्ताक्षरित कर लिया गया है। हेमकुंड साहिब सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे का निर्माण किए जाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 21/10/2022 को शिलान्यास किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की भू स्थिति को देखते हुए एवं सशक्त उत्तराखंड के लिए उन्नत नागरिक उड्डयन तंत्र की आवश्यकता से संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर हेलीपैड से संतरित करने का प्रयास कर रही है। नागरिक उड्डयन हेलीपैड हेतु नगर निगम हरिद्वार की भूमि अधिग्रहण किए जाने के कारण नगर निगम हरिद्वार को मुआवजे के भुगतान हेतु नई मांग के माध्यम से 63 करोड़ एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OLS सर्वेकार कर लिया गया है। अध्यक्ष जी, सड़क दुर्घटना एक गंभीर विषय चिंता का विषय है। इस सड़क सुदृढ़ कानून व्यवस्था, दक्ष ड्राइवर, फिट वाहन आदि सभी बिंदुओं को समेटे हुए एक होलिस्टिक अप्रोच को प्राथमिकता दी है। इस संदर्भ में बजट में मुख्यतः लोक निर्माण विभाग व परिवहन विभाग के अंतर्गत किए गए हैं। रूप से मार्ग अभियांत्रिकी रोड इंजीनियरिंग के अंतर्गत मार्ग निर्माण की गुणवत्ता में सुधार, क्रैश बैरियर की स्थापना आदि कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि निर्माण से संबंधित विभागों के स्तर पर अनुसरण किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु हमारी सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं और स्पीडिंग उपकरण की अनिवार्यता की गई है। दिनांक 31 जनवरी 2023 तक लगभग 1,09,000 वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण संयोजित किए जा चुके हैं। चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ सॉफ्टवेयर हार्नेसिंग इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालकों की परीक्षा ऑटोमेटेड रूप में से लिए जाने की व्यवस्था है तथा परीक्षा की रिकॉर्डिंग हेतु CCTV की व्यवस्था भी की गई है। राज्य की सीमाओं पर स्थापित चेक पोस्टों को समाप्त करते हुए विभाग द्वारा 29 मोटरसाइकिल प्रवर्तन दल और संचालित होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, वाहनों के निर्बाध संचालन के दृष्टिगत एवं माननीय हस्तक्षेप द्वारा प्रवर्तन में कमी करने एवं वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए 10 स्थानों पर ANPR कैमरों की स्थापना की जा रही है। पुलिस विभाग, भूतत्व व खनन विभाग द्वारा तथा पर्यटन
विभाग द्वारा भी किया जाएगा। ई गवर्नेंस के माध्यम से जनता को परिवहन संबंधी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सभी 19 संभागीय व उप संभागीय परिवहन कार्यालयों में वेब आधारित वाहन 4O एवं सारथी 4O और रोल आउट केंद्रों को अधिकृत किया गया है। लाइसेंस संबंधी समस्त सेवाएं ऑनलाइन प्रारंभ कर दी गई हैं। वाहनों के पंजीयन से संबंधित 13 सेवाएं ऑनलाइन थी। मार्च नवंबर 2022 में 6 अन्य सेवाएं तथा परमिट और स्थायी परमिट ट्रेड सर्टिफिकेट शुल्क ऑनलाइन कर दिया गया है। हमारी सरकार इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नियमित अंतराल पर स्थापना करने हेतु भी प्रयासरत है। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट रिसर्च द्वारा में तो देखिए गैरसैंण में बजट पेश हो रहा है और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, जो बजट पेश हो रहा है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो उपलब्धि के तौर पर उत्तराखंड को मिल सकती हैं या उपलब्धि के रूप में परिवर्तित हो सकती है इस बजट से? एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार 65,000 करोड़ का बजट था, इस बार 79,000 करोड़ पार कर गया है। तो 79,000 करोड़ से ज़्यादा के बजट में सरकार ने सबसे ज़्यादा यूथ और एजुकेशन को महत्व दिया है। और मैं जो सेक्टर इन्होंने जो फोकस किए हैं, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे पर्यटन हो, उनको मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से जैसे हॉर्टिकल्चर पे गवर्नमेंट ने इस बार ज़बरदस्त इनायत बरती है और हॉर्टिकल्चर का बजट इस बार बढ़कर 815 करोड़ रुपए हो गया है। और हॉर्टिकल्चर में सरकार ने जिन चीज़ों को करने की योजना बनाई है उनमें पॉली हाउस है, मिशन एप्पल योजना है, राजकीय नियुक्तियां हैं और आयोग के अंतर्गत जो राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो भर्तियाँ होनी है वो हैं। इसके बाद फिर उद्यान का नंबर आता है जहाँ से जीडीपी जुड़ी होती है, तो इंडस्ट्री का नंबर आता है। तो इंडस्ट्री में सरकार ने इस बार 461 करोड़ रुपए दिए हैं। वर्कफोर्स डेवलपमेंट हेतु 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि इंडस्ट्री की जो योजनाएं हैं, जो गतिमान हैं, उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। और इसी के साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए भी 40 करोड़ रुपये सरकार ने यहाँ पर प्रावधान किया है। और इसके अलावा अवधेश में आपको और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताना चाहूँगा कि किस तरह से सरकार ने इसको बजट में प्रावधानित किया है। पर्यटन विभाग को 302 करोड़ रुपए इस बार दिए गए हैं और 302 करोड़ रुपए को खर्च करने के लिए राज्य सरकार ने इसमें प्रोविजन भी किया है कि राज्य पर्यटन विकास परिषद 63 करोड़ का प्रावधान उसके लिए कर दिया गया है। जैसे टिहरी झील का विकास होना है, उसमें 15 करोड़ रुपए खर्च होने हैं और जो अवस्थापनाएं हैं उनके लिए अलग से रखा गया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, 79,000 करोड़ में से 10,459 करोड़ रुपये केवल शिक्षा और युवा कल्याण के लिए दिया गया है। और इसमें उत्कृष्ट क्लस्टर विद्यालय होंगे, जैसे चक्राता में एक एकलव्य विद्यालय जनजाति के लिए बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के लिए 11 करोड़ है, पीएम श्री योजना के लिए 92 करोड़ रुपए हैं। और इसके फिर अब एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर पे फिर 1294 करोड़। यहाँ ये देखने वाली बात है कि जो हॉर्टिकल्चर है वहाँ 1200 करोड़ थे, यहाँ भी अलग से 1294 करोड़ रुपए के आसपास है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का बजट काफ़ी लंबा बैठ रहा है, जो 2,500 करोड़ रुपए से भी ऊपर निकल जा रहा है। स्वास्थ्य को सरकार ने 4217 करोड़ रुपए दिए हैं और इसमें अटल आयुष्मान योजना के लिए 400 करोड़ होंगे, मेडिकल कॉलेज होंगे और दो नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की जो बजटरी प्रोविजन सरकार ने बजट में किया है। अलग से 2 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा बजट सत्र में की गई है, बजट के लिए की गई है। समाज कल्याण को भी इस बार 2850 करोड़ रुपये दिया गया है। जो निराश्रित विधवा पेंशन का जो पैसा है उसको बढ़ा दिया गया है, जो 250 करोड़ रुपये हो गया है। और इसके जो निराश्रित विधवाएं हैं और किसान पेंशन योजना, जैसे इस पर 35 करोड़ का प्रावधान है और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है 23 करोड़ के लिए है। तो इस तरह से इसके भीतर कई सारी योजनाओं को स्थान दिया गया है। और अब मैं बात करता हूं जो विकेंद्रीकृत विकास होता है उसके लिए भी सरकार ने 925 करोड़ रुपए रखे हैं। अब जैसे जो सड़कों का विभाग है, जिसको पीडब्ल्यूडी जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और उसके लिए सरकार ने इस बार 2791 करोड़ रुपए रखे हैं। यानी इतनी बड़ी धनराशि पहली बार पीडब्ल्यूडी को मिल रही है। अब जो सड़क की जो अवधारणा है, जो अवस्थापना विकास है, जो पीएम गति शक्ति से जुड़ी हुई सब चीज़ें हैं, जो सड़कें बननी हैं, हवाई अड्डे बनने हैं, या इसके अलावा जो भी यातायात के ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो माध्यम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए
ऊर्जा विभाग को इस बार 1251 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें जो हाइड्रो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनके लिए अलग से धनराशि 500 करोड़ के आसपास इनको प्रदान की गई है। तो इतना बड़ा बजट हो गया। जैसे देहरादून में एक सोंग डैम प्रस्तावित है, उसके लिए भी अलग से इस बार 110 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दिया गया है। सोंग डैम बनने के बाद पूरा देहरादून महानगर उसकी पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। ये बहुत मतलब पुराना प्रोजेक्ट है, बहुत दिनों से चला आ रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस पर काम किया था, लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ सका कि किस तरह से डैम को कितना कैचमेंट एरिया होगा, कितना पानी होगा। अब इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण है, जैसे जोशीमठ में भू धसाव के लिए सरकार ने अपनी तरफ से 1000 करोड़ का प्रोविजन किया है। ये 1000 करोड़ का प्रोविजन वहाँ पर अवस्थापना सुविधाओं के लिए और मुआवजा धनराशि के लिए, और इनमें सबको दिया जाएगा। जैसे G20 की यहाँ पर 3 संगोष्ठी हो रही है, तो उसके लिए भी सरकार ने यहाँ पर तकरीबन 100 करोड़ का प्रावधान किया है। और जो गन्ना मूल्य भुगतान के लिए भी किसानों के लिए अच्छी खबर है, 215 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार ने अपने बजट में उसका प्रावधान किया है। तो बजट तो 79,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। और अजीत जी एक चीज और समझना चाहेंगे कि ये जो जोशीमठ का प्रावधान दिख रहा है, आपने ये बताया कि रोजगार और युवाओं का ख्याल रखा जा रहा है, ये वो तमाम चीजें हैं जिनका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जोशीमठ बहुत बड़ा मुद्दा है, विपक्ष आरोप लगा ही रहा था, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। तो क्या ये तमाम चीजें हैं 2024 के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है, इनका ध्यान रखा गया बजट में? जी बिल्कुल। देखिए, जोशीमठ भले ही छोटे राज्य का एक छोटा शहर हो, लेकिन उसका इशू आज की तारीख में पूरे देश भर में बहुत सुर्खियों में रहा है। वहाँ लोग आपदा से प्रभावित हैं, लोगों को वहाँ परेशानी हो रही है, लोगों के घर टूट रहे हैं, दरारें लगातार आ रही हैं। हालांकि आज ही जो एक समीक्षा बैठक छोटी सी हुई थी, अभी दरारें बढ़ने का से इनकार कर रहा है शासन, लेकिन फिर भी चूंकि जोशीमठ को संरक्षित करना है, जोशीमठ को सुरक्षित रखना है, वहाँ के लोगों के जीवन को सुरक्षित रखना है, उनकी आजीविका का जो मापदंड है उसको तय करना है। अगर ये नहीं होगा तो वाकई 2024 के लिए कांग्रेस इसको एक बड़ा एजेंडा बना सकती है। जी रवि हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। रवि, ये बताइए कि बजट को लेकर आम लोगों की क्या राय है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? बिल्कुल अवधेश, देखिए जिस तरीके से बजट आया है, और अजीत जी ने बताया कि ये बजट वाकई में जो तमाम जो क्षेत्र हैं उनको देखते हुए लिया गया है, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, या फिर जिस तरीके की दिक्कतें प्रदेश में हो उन क्षेत्रों के लिए हो। ऐसे में अब क्योंकि जब भी बजट आता है तो एक आम आदमी को बजट को समझता है और उसके बाद ही इस तरीके की प्रतिक्रियाएँ आती हैं। लेकिन जो अभी तक जो लोगों में है वो उत्साह इस वजह से भी है क्योंकि इस बार का जो बजट है उसमें तमाम क्षेत्रों को समायोजित किया गया है। जो प्रावधान है वो हर एक क्षेत्र के लिए रखे गए हैं, और इसी वजह से तमाम चाहे जो भी जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, किसी क्षेत्र को कोई निराशा हाथ नहीं लगी है। ऐसे में जो बजट के प्रावधान है वो हर एक क्षेत्र को देखते हुए किए गए हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो बेहद खुश इसको देखकर दिखाई दे रहे हैं, और लोगों में इस बात की भी खुशी है कि हर एक क्षेत्र में, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, इन जगहों पर जब बजट के प्रावधान होंगे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है आने वाले वक्त में मिलेगा। तो जो इस बार जो बजट सत्र जो गैरसैंण में चल रहा था, और जिस सत्र को लेकर आम लोगों को भी काफ़ी इस बार जो है इस तरीके की उम्मीदें थी कि धामी सरकार के इस पिटारे से प्रदेश के हित में जो है बहुत महत्वपूर्ण बजट आएगा, उसी तरीके का बजट जो है आज देखने को मिला है कि हर एक क्षेत्र को समायोजित करके तमाम जगहों पर जिस तरीके के बजट की आवश्यकता महसूस की गई, उसी को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण बजट जो है धामी सरकार का आया है। और इसके बाद ही अब तमाम लोगों की प्रक्रियाएं आएंगी, पक्ष विपक्ष की जो विपक्ष है उसकी भी जो है प्रतिक्रिया है वो सामने आएगी, किस तरीके से जो है वो इस बार के इस बजट को देखते हैं। आम लोगों से भी हम अभी कुछ ही देर में जो है बातचीत करेंगे और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार है, और इसके साथ ही साथ क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी हम अजीत जी से जानेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।